अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक प्ले है मिडिया, जिसे लिखा था यूरिपिडीज़ ने। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, उनमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे ऑथर का। उसके बाद हम प्ले का एक ब्रीफ सा ओवरव्यू देखेंगे, यानी प्ले का इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद करैक्टर लिस्ट है, क्योंकि करैक्टर लिस्ट को जानेंगे तो हमें इसकी प्लॉट एंड समरी को अंडरस्टैंड करेंगे। और उसके बाद एनालिसिस होगा। एज यूजुअल थीम्स एंड सिंबल्स को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है, इन तमाम पॉइंट्स के साथ आपको ये प्ले जो है अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें ऑथर के, तो जो ये ऑथर था वो 406 में पैदा हुआ था। 406 BC एंड 480 में इसकी डेथ हो गई थी। यूरिपिडीज़ एक एंशियंट ग्रीक का मशहूर ट्रेजेडियन था। ये 406 BC में सलेमिस में पैदा हुआ, जो कि ग्रीक में मौजूद एक आइलैंड है, और तकरीबन 74 ईयर की उम्र में 480 में BC में मैसेडियन में फौत हो गए। उसका शुमार एस्किलस स्फैक्लस जैसे मशहूर एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडियन में होता है, जो क्लासिकल एथन के ऐसे प्ले राइट थे जिनकी वजह से ग्रीक के ट्रेजेडी प्लेज ने सरवाइव किया। स्कॉलर्स ने 92 या 95 प्लेज इनसे एट्रीब्यूट जो हैं वो एट्रीब्यूट किए हैं, जो फेमस हुए। इसने आलमोस्ट तमाम प्लेज ही लिखे। यूरिपिडीज़ ने थिएटर में बहुत ज़्यादा जो है वो इनोवेशन की, जिसकी वजह से ड्रामाज पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। इसने मिथिकल और ट्रेडिशनल हीरोज़ को क्या किया कि आम इंसानों की तरह रिप्रेजेंट किया। उसकी ये न्यू अप्रोच को दूसरे आने वाले राइटर ने कॉमेडी में इस्तेमाल किया, और कुछ ने इसे रोमांटिक वर्क्स के लिए अडॉप्ट किया। इसका राइटिंग स्टाइल इतना डीप और इंटेंस था कि ऐसा लगता था कि उसने अपनी राइटिंग में एक केज बनाया है, जिसमें मौजूद तमाम कैदी मर्द और औरतें एक दूसरे से मोहब्बत और नफ़रत की इंटेंसिटी की वजह से एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, जैसा कि शेक्सपियर का ओथेलो था। इसके कंटेम्परेरीज इसे जो हैं वो स्कोरेट्स के साथ रिलेट करते हैं और इसे लीडर ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म समझते थे। तो नोटेबल वर्क्स की बात की जाए, इनके जो नोटेबल वर्क्स थे उसमें मिडिया, जिसे 431 BC में जो है वो थिएटर में परफॉर्म किया गया। हिप्पोलाइटस 428 BC में परफॉर्म किया गया। उसके बाद इलेक्ट्रा 470 BC, द ट्रोजन वुमेन उसके बाद क्या है, बकिया। तो ये उनके जो हैं वो बहुत ज़्यादा नोटेबल वर्क्स थे, जिन जो सरवाइव कर गए और जो अब तक पढ़े जाते हैं मुख्तलिफ कोर्सेज़ के अंदर। तो ये एक ब्रीफ सा राइटर का इंट्रोडक्शन था। प्ले के अगर इस प्ले की ओवरव्यू की बात की जाए, एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन की बात की जाए, तो ये एक ट्रेजेडी प्ले है जिसे एंशियंट ग्रीक प्ले राइट यूरिपिडीज़ ने लिखा। ये प्ले जेसन और मीडिया के मिथिकल स्टोरी पर बेस्ड है, जिनका तल्लक एंशियंट ग्रीक गॉड्स की फैमिली से था, और पर्टिकुलरली इस प्ले में मीडिया हीरोइन का जेसन के ख़िलाफ़ रिवेंज को प्रेजेंट किया गया है। जेसन, जो कि इसका हस्बैंड था, उसने मीडिया को किसी और औरत की खातर छोड़ दिया था, और मीडिया ने ना सिर्फ अपने 2 बेटों को कत्ल किया, बल्कि बेटा और बेटी दोनों बेटों को कत्ल कर दिया, यानी अपनी औलाद को कत्ल किया। साथ ही जेसन की सेकंड वाइफ को भी कत्ल कर दिया, और जेसन के लिए ये सज़ा काफ़ी थी। वो अपने बीवी बच्चों के बगैर अपनी जो है बाकी की ज़िंदगी गुजारे। इस प्ले को कैनन वेस्टर्न कैनन के ग्रेट प्लेज में शुमार किया जाता है। इसके अलावा ये प्ले यूरिपिडीज़ का सबसे बेस्ट और पॉपुलर प्ले है। 431 BC में डेनोशिया फेस्टिवल में इस प्ले को 3rd प्राइज़ भी मिला। इस प्ले का प्लॉट ज़्यादा मीडिया के एक्शन के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करता है। इसका ये प्ले दूसरे प्ले राइट ने बहुत अरसा बाद एक्सप्लोर किया, और इस प्ले से पॉलिटिकल, साइकोएनालिटिकल और फेमिनिस्ट जैसी बहुत सी थीम्स को कंक्लूड किया जाता है। इसे 431 BC में थिएटर में परफॉर्म किया गया। तो आपने देखा कि कैसे यूरिपिडीज़ ने कितनी खूबसूरती के साथ इस प्ले को जो है वो प्रेजेंट किया है, जिसमें जो करैक्टर मिडिया है और जो जेसन है, उनकी कहानी को बताया गया है, और मिडिया के एक्शंस जो हैं अपना रिवेंज लेने के लिए वो किस हद तक जा सकती है, इसको भी हम देखेंगे। तो ये एक ब्रीफ सा ओवरव्यू था मिडिया का। अब हम अपने करैक्टर
स्केच को देखते हैं और फिर हम समरी को तो डिस्कस करेंगे। फर्दर डिस्प्ले की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले हम करैक्टर लिस्ट देख लेते हैं। तो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट करैक्टर जो इस डिस्प्ले के अंदर है वो मीडिया का है। मीडिया इस प्ले की प्रोटैगनिस्ट है और कॉलकिस में रहती है। कॉलकिस एक जजीरा है जो कि ब्लैक सी पर मौजूद है और ग्रीक इस ज़मीन का इसको ज़मीन का क्या समझते हैं, एक एज समझते हैं। ये एक सॉर्सर है यानी जादूगरनी और एक प्रिंसेस है। इसने अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए जेसन की हेल्प की ताकि वो गोल्डन फ्लीस को सिक्योर कर सके और फिर जेसन के साथ मोहब्बत कर लेती है और दोनों की शादी हो जाती है और अपनी फैमिली को छोड़कर जेसन के साथ लॉर्कस में रहने लगती है। अपनी जादुई ट्रिक्स का इस्तेमाल करके दूसरों को मैनिपुलेट करती है। वहाँ के किंग को उसी की बेटियों के हाथों मरवा कर जेसन और मीडिया कोऑर्डिनेट में शिफ्ट हो जाते हैं। और फिर जब जेसन उसे धोखा देता है तो वो एक मुकम्मल जो है वो सीरीज़ ऑफ मर्डर्स के साथ जेसन से बदला लेती है और ये एक ईवल और इंटेंस करैक्टर है। नेक्स्ट कैरेक्टर जो हमारे पास इस प्ले में है वो जेसन का है। जेसन को इस प्ले का विलन कहना गलत नहीं होगा, लेकिन इसकी ईवलनेस उसकी स्ट्रेंथ जो है बनने की बजाय उसकी वीकनेस बन जाती है। ये एक एडवेंचरर था, एक दूसरी औरत ग्लूस की खातर अपनी वाइफ मीडिया को डिसीव करता है और ये ग्लूस एक प्रिंसेस थी, किंग करियन की बेटी जो कि कॉरिनथ का बादशाह था। वो इस दूसरी शादी की वजह से अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। कौन? जेसन। और इसने मीडिया को सिर्फ एक जो है वो फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मीडिया ने इसके बच्चों और न्यू ब्राइड और उसके फादर को कत्ल कर दिया। इस तरह जेसन की जो है वो एक्शन की वजह से उसका करैक्टर एक अनसिम्पैथेटिक करैक्टर बन गया। चिल्ड्रन उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आता है उनका नाम तो नहीं है, लेकिन चिल्ड्रन को एज ए मेंशन किया गया क्योंकि उसके दो बच्चे थे। जेसन और मीडिया के दो ऑफ स्प्रिंग थे। ये बच्चे बहुत मासूम और ऑब्लिवियस थे और इनको ऑब्लिवियस दिखाया गया है। इनको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि इनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मीडिया पहले इनको ग्लूस और करियन के कत्ल करने के लिए इस्तेमाल करती है और बाद में इनको भी कत्ल कर देती है, जिससे प्ले में हॉरर सीन बन जाता है। इनकी इनोसेंट डेथ की वजह से प्ले में जो है वो पैथोस यानी बदकिस्मती का एलिमेंट क्रिएट हो जाता है, जो कि पीटी का एक ट्रैजिक इमोशन होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास करियन का है। ये कोरोनथ का किंग है और ग्लूस का फादर है। गर्चा ये एक माइनर कैरेक्टर है, मगर अपनी मरती हुई बेटी को देखकर करियन की सुसाइड करने की वजह से प्ले में एक ड्रामेटिक जो है वो मोमेंट पैदा हो जाता है और मीडिया के अगेंस्ट इसके बयान की वजह से वो अपने रिवेंज को प्लान को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है वो ग्लूस है। ग्लूस करियन की बेटी है। ये बहुत खूबसूरत और यंग होती है और इसी वजह से जैसन मीडिया को धोखा देता है। प्ले में सबसे पहले मर्डर इसका होता है, आल्दो इसने कभी कोई लफ्ज़ नहीं बोला, मगर पूरे प्ले में इसकी प्रेजेंस मीडिया के लिए जेलसी का एक ऑब्जेक्ट रही। ग्लूस को जो है वो क्रूज़ा भी कहा जाता है या कहा गया। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो एगियस है। ये एथेंस का किंग है। एगियस करिनथ में से गुजरता है जब वो डेल्फी में अपनी जो है वो स्टल्टी का इलाज करवा कर वापस जा रहा होता है। मीडिया उनकी कुछ जो है वो फर्टिलिटी की ड्रग्स उनको ऑफर करती हैं। उसकी एंट्री इस प्ले में एक टर्निंग पॉइंट की तरह होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर मैसेंजर्स हैं। मैसेंजर सिर्फ एक दफ़ा प्ले में अपेयर होता है। ये ग्लूस और करियन के डेथ सीन के बारे में डिटेल्स देता है जो कि ऑफ स्टेज हुई होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर नर्स है। ये मीडिया के घर में बच्चों की केयर टेकर है और मीडिया की राजर होती है। प्ले की ओपनिंग की चंद स्पीच जो है वो ये देती है। उसके बाद ट्यूटर है। ये भी इस प्ले में एक माइनर कैरेक्टर है। ये बच्चों का ट्यूटर है और मैसेंजर के तौर पर काम करता है और यही पर्सन बच्चों की प्लेसेस को शफल करता है ताकि बच्चों को पता ना चल सके एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो ये इस प्ले के अंदर जो मेजर और माइनर कैरेक्टर थे जिन्होंने परफॉर्म किया और प्ले को जो है वो प्रोसीड किया। अब इस कैरेक्टर को समझने के बाद हमें आसानी हो जाएगी प्लॉट एंड समरी को अंडरस्टैंड करते हुए। तो आपने इन पॉइंट्स को, जो कैरेक्टर्स के पॉइंट्स हैं, उनको माइंड में रखते हुए प्लॉट एंड समरी को समझना है। यूरिपिडीज़ के इस प्ले मीडिया की ओपनिंग एक कॉन्फ्लिक्ट से होती है। जैसन अपनी बीवी मीडिया और दो बच्चों के साथ सीन में नज़र आता है और अपनी वाइफ से उलझ रहा होता है, यानी उससे जो वो झगड़ा वगैरह कर रहा होता है। जो है वो इस बात को जैसन जो है लेकर होपफुल है कि अगर वो कोरिनोथ वो जगह जहाँ वो रहते हैं
और प्ले की सेटिंग भी है कि किंग करियोन की डॉटर यानी ग्लूस से शादी कर लेगा तो उसका जो है वो जो सिचुएशन है, उसकी जो पोजीशन है वो वहाँ पर ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इस पहले सीन में इन्वॉल्व तमाम लोग आगे चलकर प्ले के सेंट्रल कैरेक्टर बनते हैं। जेसन अपनी वाइफ और बच्चों को छोड़कर चला जाता है। यहाँ नर्स बताती है कि जेसन और मिडिया ने यहाँ तक आने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात और तकलीफ़ को बर्दाश्त किया है। मिडिया जो है वो कैलकुलस की प्रिंसेस है और अपने पावर को एज अ सॉर्सर जादूगरनी इस्तेमाल करती है ताकि वो जेसन की हेल्प कर सके, वो गोल्डन फ्लीस को सिक्योर कर ले। इन दोनों को मोहब्बत हो जाती है। अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए अपने भाई को मार देती हैं। वो गोल्डन फ्लिश उसके जो अंकल थे किसके जैसन के, उन्होंने कहा था कि अगर वो जो है वो एज क्योंकि जैसन के जब वाला साहब की डेथ हुई तो उसके अंकल ने उस इलाके को जो है वो सिक्योर किया था। उन्होंने कहा था कि अगर वो गोल्डन फिश लेके आएगा तो जैसन को जो है वो किंगशिप ऑफर की जाएगी। तो वो गोल्डन फ्लिश हासिल करने के लिए मिडिया जो है वो अपने जो है वो जादू का इस्तेमाल करती है एज ए सोर्सर और जैसन की हेल्प करती है और इस दौरान उन दोनों को मोहब्बत हो जाती है और वो शादी कर लेते हैं। फिर वो अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए जो मिडिया है अपने भाई को मार देती है। उसके बाद जेसन के साथ उसके होम टाउन यानी लेलवस में आती है, वहाँ के किंग को उसकी अपनी बेटी के हाथों मरवा देती है। उसके बाद वो और जेसन वहाँ से कोरिनाथ में शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो जेसन है वो अर्गोनेट्स का लीडर था, जो कि 50 हीरोज़ का एक बैंड था जो कि गोल्डन फ्लीस हासिल करके उसके हासिल करना चाहते होते हैं, चार्ज होते हैं गोल्डन फ्लीस हासिल करके। ये गोल्डन फ्लीस उसके फादर किंग जो है वो एसन से बिलोंग करता था और जैसन को इसी गोल्डन फ्लीस को सिक्योर करने का क्वेस्ट मिलता था, जिसमें मीडिया उसकी मदद करते, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। और कोरिनोथ में आकर इन दोनों ने शादी कर ली। इनके दोनों के 2 बच्चे थे और वहाँ इनको जो है वो लोकल पीपल से बहुत रिस्पेक्ट हासिल हुई। जेसन के जाने के बाद मीडिया को बहुत गुस्सा आया जब जेसन जो है वो ग्लूस के लिए जो है वो मीडिया को छोड़ के यानी दूसरी औरत के लिए छोड़ कर मीडिया को चला जाता है और वो बदले की आग में जलने लगती है। कोरिनोथ के किंग करियोन को ये खतरा था कि मीडिया गुस्से में आकर जेसन को नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए उसने मीडिया और उसके बच्चों को कोरिनोथ से निकालने का हुक्म जारी कर दिया और उन्हें बैनिश करने का हुक्म जारी कर दिया। मीडिया जो है उस वक्त एक चाल चलती है। मीडिया जो है वो जेसन को बुलाती है, उसको कहती है कि मैं गलत थी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए था, तुम ये हमारे लिए ही कर रहे थे, और उनसे रहम की भीख मांगती है। और जो जेसन को कहते हैं कि चलो एटलीस्ट जो है वो मुझे बैनिश कर दो, मेरे बच्चों को छोड़ दो, वो तुम्हारी छत्र छाया में रहेंगे, तुम्हारे जो है वो शेर साया रहेंगे तो वो कुछ सीखेंगे। और फिर क्या होता है कि ये कोई ना तो उसकी सुनता नहीं है ना, लेकिन उसे एक दिन मिल जाता है। फिर वो क्या करती है कि वो प्लान बनाने लग जाती है और जेसन ने उससे कहा कि वो जो है वो ओवर रिएक्ट कर रही है, जिसकी वजह से लोगों की नज़र में उसकी कंडीशन ख़राब हो रही है। वो ग्लूस के साथ शादी होने के बाद होने वाली बेहतरी के बारे में मीडिया को बताता रहता है, मगर वो किसी सूरत नहीं मानती। अचानक जो है वो एथेंस का बादशाह एक जो है वो एगियस का आना होता है। वो उसे अपने होम सिटी शिफ्ट होने का मशवरा देता है और बदले में वो उससे ये जो है वो फर्टिनिटी यानी मर्दाना जो बांझपन है उसके बारे में ड्रग्स की इंफॉर्मेशन मांगता है। अब मीडिया को इत्मीनान था कि वो एथेंस में शिफ्ट होकर अपने प्लान को कंप्लीट कर सकती है। उसके प्लान में ग्लूस करियोन उसके बच्चों का मर्डर शामिल था। उसे लगता था कि ऐसे करने से जेसन बहुत ज़्यादा गम और तकलीफ का शिकार हो जाएगा। मीडिया ने जेसन के साथ जो है वो सिम्पथाइज होने का ड्रामा शुरू कर दिया। उसने ग्लूस को एक ड्रेस और उसको क्राउन वगैरह गिफ्ट किया। हाउएवर ये गिफ्ट और जो भी गिफ्ट थे ये सारे पॉइजन थे और उसे पहनते ही जो ग्लूस है वो मर गई और इसकी पॉइजन बॉडी को जो है वो गले लगा कर उसका फादर करियोन भी मर गया। और जब मैसेंजर ने डेथ के बारे में बताया तो मीडिया ने कोई ज़्यादा रिएक्शन शो नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट उसका प्लान में बच्चों का मर्डर भी शामिल था। और इस स्टेप से पहले वो कुछ टेंस और एंग्जाइटी में मुबतला थी, मगर अब वो तैयार थी और कॉन्फिडेंट भी थी कि वो ऐसा लाजमी करेगी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ जैसन को जो है वो उससे बदला लेना चाहती थी, उसको रोते हुए तड़पते हुए देखना चाहती थी, इसलिए वो अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ती। इसके प्लान्स ऑफ मर्डर को कोरस के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे।
कोरस ग्रीक क्लासिकल ड्रामा में जो है वो एक्टर्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो प्ले में होने वाले मेन और मेजर एक्शन को अपने सॉन्ग, डांस और रिएक्शन के ज़रिए कमेंट्री करते हैं। मीडिया अपने बच्चों को मार देती है। उसके बाद उसका जो ग्रैंडफादर है हेलियस, जो कि गॉड ऑफ सन था, उसे एक चैरियट यानी सवारी मुहैया करता है जिसे एक ड्रैगन चला रहा होता है, और वो इसे इस सीन से पुल आउट कर लेता है और मीडिया वहाँ से गायब हो जाती है और जेसन वहाँ पे मौजूद अफसोस करता है। इन द एंड वो मीडिया जो है वो जेसन को अलाउ नहीं करती कि वो उसको लास्ट साइट यानी आखिरी दफ़ा देखने की भी इजाज़त नहीं देती कि वो जेसन जो है वो रो रहा होता है कि मुझे एटलीस्ट अपने बच्चों को एक दफ़ा देखने दिया जाए, लेकिन मीडिया जो है वो उसे अलाउ नहीं करती। जेसन हर वो चीज़ खो चुका था जो उसके लिए वैल्यूएबल थी, और यही मीडिया का प्लान था। इसके साथ ही प्ले एक ट्रैजिक स्टेट पर आकर क्लोज हो जाता है। तो ये था इस प्ले की समरी, जिसके अंदर जो है वो सारे एक्शन जो हैं वो मीडिया के कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। यूरिपिडीज़ ने मीडिया के कैरेक्टर को इस तरह दिखाया है कि उससे थोड़ी सी जो है वो सिंपैथी शो होती है, और उसने वुमेन के कैरेक्टर को भी इस तरह दिखाया है। कुछ बातें इस तरह की हैं कि जो जो उसकी जो जेलसी थी, जो उसके एक्शंस थे, वो उसने वुमेन नेचर के अकॉर्डिंग किए। वो उसकी जो अपनी जेलसी की बुनियाद पे किए कि वो अपने राइट पे थी, जेसन ने उसके साथ गलत किया। तो ये एक ग्रीक ट्रेजेडी प्ले था जिसे लिखा था यूरिपिडीज़ ने, जिसके अंदर जेसन जो है वो ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया है जो इवल कैरेक्टर दिखाया गया है, जिसने आग एक डिसीव किया था अपनी बीवी को, अपने बच्चों को। तो ओवरऑल ये एक प्ले था जिसकी हमने समरी देखी। अब अगर हम एनालिसिस की बात करें तो ये प्ले मीडिया एक क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी की एक बेस्ट एग्जांपल है। अब अगर हम एनालिसिस की बात करें तो ये प्ले मीडिया एक क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी की एक बेस्ट एग्जांपल है। ग्रीक ट्रेजेडी सबसे पहले 5th सेंचुरी बीसी में एथेंस से शुरू हुई, और यूरिपिडीज जिसे ट्रेजेडियंस ने इन मिथ्स और ट्रेडिशनल स्टोरीज को ट्रेजिक एंड्स की शक्ल देकर इनके प्लेस को बनाया, जो बहुत फेमस हुए। और इन प्लेस में ह्यूमन नेचर से रिलेटेड थीम्स को प्रेजेंट किया गया। यूरिपिडीज़ ग्रीक ट्रेजेडी के साथ एक्सपेरिमेंटेशन के हवाले से बहुत फेमस रहा, और ये एक्सपेरिमेंट मीडिया में देखे जा सकते हैं। यूरिपिडीज़ ने कैरेक्टर्स के इमोशंस और फीलिंग्स को हाईलाइट किया, जिसकी वजह से प्लेस के प्लॉट में टोन ऑफ ट्रेजेडी और ज़्यादा जो है वो इन्हेंस कर जाती है उनके कैरेक्टर्स के थ्रू, उनके इमोशंस के थ्रू, उनकी फीलिंग्स के थ्रू। जब मीडिया को किंग करियन और अपनी स्टेट से बैनिश करता है, जो किंग करियन है वो हुक्म देता है कि मीडिया को बैनिश कर दिया है, तो वो कुछ लाइंस बोलती है। ओ नाउ माई सफरिंग विल किल मी, इट्स ओवर, माई एनिमीज हैव सेट फुल सेल अगेंस्ट मी एंड देयर इज़ नो वे आई कैन अवॉइड डिज़ास्टर। तो इन लाइंस को पढ़कर अंदाज़ा होता है कि यूरिपिडीज़ ने किस तरह इमोशन पर फोकस किया है और इमोशंस में किस कदर इंटेंसिटी है। जैसा कि मीडिया कहती है कि उसकी डिस्ट्रेस्ड और एंग्शियस कंडीशन उसकी जान ले लेगी। उसके अलावा यूरिपिडीज़ ने इस प्ले में जो है वो मोनोलॉग का इस्तेमाल किया है। मोनोलॉग एक लॉन्ग स्पीच होती है जो कि प्ले में मौजूद एक एक्टर बोलता है, जिससे प्ले में मौजूद मेन थीम और मेन आइडियाज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ये इस प्ले के अंदर आप देख सकते हैं, जब आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो लॉन्ग स्पीच है, एक ही कैरेक्टर के बहुत ज़्यादा जो है वो डायलॉग्स हैं। उसके अलावा मीडिया जो है वो ये अपने एक्शंस के थ्रू, यूरिपिडीज़ ने इस तरह मीडिया को प्रेजेंट किया है कि उसके एक्शंस के थ्रू और उसकी डायलॉग्स के थ्रू पता चलता है कि ये सब कुछ वो जो कर रही है वो एक वुमेन नेचर है, और ये कुछ जो है वो नेचुरल है, वो खुद से कुछ भी नहीं कर रही। इसके अलावा जो एक और अहम राइटिंग स्टाइल जो कि यूरिपिडीज़ ने मीडिया में यूज़ किया है वो रियलिज़म है। कैरेक्टर के दरमियान होने वाले डायलॉग एक नेचुरल स्पीच की तरह है, और उसमें एक फ़्लो नज़र आता है, ना कि किसी तरह की राइम और मीटर्स वगैरह इस्तेमाल किए गए हैं जो कि ट्रेडिशनली इस्तेमाल होते थे। उसने पैम्पियस लैंग्वेज की बजाय प्लेन और सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। जो यूरिपिडीज़ का ये प्ले है वो बहुत सिंपल और कॉमन लैंग्वेज में लिखा गया है, जो कि अंडरस्टैंडेबल है और अंडरस्टैंड करना बहुत ही जो हो जाता है उसके लिए। ओरिजिनली मीडिया को क्लासिकल ग्रीक स्टाइल में लिखा गया था, लेकिन इसके मॉडर्न ट्रांसलेशन से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यूरिपिडीज़ ने भी आसान और सादा अल्फाज को चूज़ किया था, जो कि इस वक्त के तमाम इंसानों को अंडरस्टैंड करने में आसानी लगती थी उसको, और वो इंजॉय भी करते थे।
यूरिपिडीज ने पैथोस का एलिमेंट भी इस प्ले में इम्प्लीमेंट किया है। पैथोस क्या होता है? Pathos appealing to the emotion of an audience and stirring feeling they may already have within them. पैथोस एक ऐसी कंडीशन को बोलते हैं जब किसी एक्टर का जो ट्रेजिक मोमेंट ऑडियंस की जब जैसे किसी का जो ट्रेजिक मोमेंट होता है वो ऑडियंस फील करे और उसको अपने अंदर वो ऐसे फील करे कि एक तो वो उन पे बीत रही है और वो फिर उसको डीपली जो है वो महसूस करें और उन इमोशंस को जाकर स्टायर करें या टच करें। यूरिपिडीज चाहता था कि लोग जो यानी प्ले देखने वाले मीडिया की कंडीशन को देखकर उसे हमदर्दी करें। उसने यहाँ पर पैथोस का एलिमेंट इस्तेमाल करते हुए हमारे इमोशनल एलिमेंट्स को कनेक्ट किया। मीडिया में पैथोस हमें उस वक्त नज़र आता है जब मीडिया यानी जो प्रोटैगनिस्ट थी अपने बच्चों को मारने से पहले सोलिलोक्यू को फेस करती है। सोलिलोक्यू क्या है? सोलिलोक्यू जो है एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं जब कोई कैरेक्टर अपने थॉट्स को लाउडली स्पीक आउट करता है। अब सोलिलोक्यू के टर्म को शेक्सपियर ने भी यूज़ किया है। उसका एक जो प्ले बहुत फेमस प्ले है हैमलेट, उसमें भी उसने यूज़ किया है इस कंडीशन को। तो सोलिलोक्यू की ये कंडीशन हमें मीडिया में भी नज़र आती है जब कोई जो है वो अपने बच्चों से को मारने से पहले क्या है एक सोलिलोक्यू को फेस करती है। सोलिलोक्यू में ये होता है कि उस पर्सन को जो बंदा अपनी थॉट्स को लाउडली स्पीक आउट कर रहा होता है उसे परवाह नहीं होती कि कोई उसे सुन रहा है। ऐसा ही हुआ ऑडियंस ने मीडिया से सिंपैथी की। उसके तमाम जो है स्क्रिप्ट में हमें पैथोस भरपूर अंदाज में नज़र आता है। तो ये इस प्ले का एक एनालिसिस है जिससे आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी कि राइटर ने यूरिपिडीज ने किस तरह जो है वो मीडिया का प्ले को प्रेजेंट किया और कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जिससे ऑडियंस जो है इस प्ले के साथ कनेक्टेड रही। थीम्स अब हम देखते हैं तो मेजर थीम्स जो इस प्ले में हमें मिलते हैं वो द फीमेल प्रोटैगनिस्ट एंड बारबरियनिज्म। मीडिया को पूरे प्ले में इस बात पर जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो एक फ़ीमेल होकर प्रोटैगनिस्ट कैसे हो सकती है, क्योंकि वो एक फुली मेल डोमिनेट सोसाइटी थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। मीडिया एक वफादार बीवी और माँ होने में अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से पूरा किया। उसने गोल्डन फ्लीस हासिल करने में जेसन की मदद की और अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस कर देता है इतने का कुछ करने में, और आखिर में उसने जिसके लिए सारा कुछ सेक्रीफाइस किया था वही उसको अकेला छोड़कर चला जाता है। फिर उसने सोसाइटी और उसके जो नॉर्म्स थे, रस्म व रिवाज थे, उनको मानने से रिफ्यूज़ कर दिया। यूरिपिडीज ने पैट्रियार्कल ऑपरेशन के अंडर उसकी फीलिंग्स को पोर्ट्रे किया ताकि सोसाइटी की जो सिंपथी है उसकी तरफ हासिल हो सके। यानी मीडिया को उसने इस तरह प्रेजेंट किया है उसके नेचुरल करैक्टर को कि सोसाइटी जो है वो सिंपथी फील करे विद मीडिया। मीडिया ने कोरस के ज़रिए सोसाइटी में वुमेन के स्टेटस को शदीद क्रिटिसाइज़ किया है। उसने कहा कि किस तरह एक आदमी अपनी मनपसंद चीज़ जो है वो कर सकता है, मगर औरत हमेशा एक मर्द उसके बनाए हुए रूल्स के अंडर रहती है। ये चीज़ें तो आज की सोसाइटी के साथ भी उसने जो है वो रिलेट कर सकते हैं कि सारा कुछ जो है वो सोसाइटी उसी तरह ही मूव ऑन कर रही है। दूसरी तरफ 5th सेंचुरी BCE के जो एथनियस से बाहर आने वाले बारबेरियंस उनको बारबेरियन कंसीडर करते हैं जो नॉर्म से बाहर आते थे। बारबेरियंस वो लोग होते हैं जो किसी इलाके में फोर्सफुली घुस आते हैं। यूजुअली इन्हें अनएजुकेटेड, वाइल्ड और वायलेंट समझते थे। मीडिया को यहाँ पर बारबेरियन ही समझा जाता है और उनकी जो सेट की उनकी जो नॉर्म्स होती हैं, जो उनकी सेट की हुई तमाम करैक्टरिस्टिक्स की मीडिया में पाई जाती थी। मीडिया बहुत समझदार है और प्ले में ट्रैजिक हीरोइन का किरदार को बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है, जो कि ट्रैजिक प्लेज वगैरह में पहले नहीं देखा गया। हाउएवर उसका वायलेंट और पैशनेट रिवेंज का जो रिज़ल्ट ये था कि उसने क्रियोन और उसने ग्लाउस जो उसकी बीवी थी बनने वाली थी और अपने बच्चों को कत्ल कर दिया, और वो बाकी मौजूद कॉरिन्थियंस को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वहाँ से चली गई। और यही बारबेरियन की खसूसियत होती है जो मीडिया में मौजूद थी। तो नेक्स्ट जो हमें थीम इस प्ले के अंदर मिलता है वो रिवेंज है। मीडिया के अंदर रिवेंज की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेजेंडरी हैं। उसमें गलत को सही करने का पैशन है।
सिर्फ अपनी डिज़ायर की सेटिस्फैक्शन के लिए। जो ऑडियंस में हॉरर की लहर इस वक्त आती है जब वो रिवेंज के लिए अपनी ज़ाती ज़िंदगी तक को तबाह कर देती है, खुद अपने बच्चों का कत्ल कर देती है। यूरिपिडीज़ के इस प्ले ने दूसरी कई आने वाली ट्रेजेडीज़ की बुनियाद रखी, जिनमें जो है वो रिवेंज जैसा एलिमेंट पाया जाता था। जैसा कि शेक्सपियर का हैमलेट रिवेंज ड्रामा था, और अपने इस रिवेंज की लस्ट की वजह से मीडिया एक अनसिम्पथेटिक कैरेक्टर बन जाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट थीम हमें जो मिलता है वो बिट्रेयल का है। मीडिया जो है वो प्ले के अंदर जितना भी हॉरर और टेरर, वायलेंस और ट्रेजेडी उसके साथ हुई, उसके मेन रीज़न सिर्फ जेसन का डिसीव करना था, उसका बिट्रेयल था जो कि उसने अपनी वाइफ के साथ किया। वो बेवफाई जो मीडिया के साथ हुई, इवन कि उसने जेसन के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था। उसके बिट्रेयल की वजह से मीडिया के अंदर रिवेंज लेने की इंटेंसिटी इतनी बढ़ गई कि उसने अपने बच्चों को भी कुर्बान कर दिया। इस बिट्रेयल की वजह से वो ट्रिकी हो गई और दूसरों को अपनी पावर से मैनिपुलेट करने लगी। इस प्ले में देखा गया है कि अगर किसी फेथफुल इंसान के साथ बिट्रेयल किया जाए तो वो किस हद तक जो है वो करप्ट हो सकता है और अपनी पावर को इस्तेमाल कर सकता है। जेसन का बिहेवियर, अनफेथफुल बिहेवियर और लैक ऑफ सेंसिटिविटी एक सिंबलिज्म है जो कि इस वक्त वुमेन के साथ जो है क्या था, अनफेयर ट्रीटमेंट कहा जाता था। वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए अपनी बीवी को धोखा दे रहा था, और वो सिर्फ पावर के लिए, एक अच्छी पोजीशन के लिए उसने सोचा था कि वो ये सब कुछ कर लेगा। वो आल्दो जो है वो ये कहता था कि ये सब कुछ वो उनके लिए कर रहा है, लेकिन इससे जो है वो मीडिया सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि कोई भी औरत जो है वो नहीं चाहेगी कि वो शेर वाला सीन कर सके। तो ये ओवरऑल इसके मेन थीम थे जो हमें इस प्ले के अंदर मिले। प्ले के अंदर जो है सिंबल्स की बात की जाए तो द सन्स यानी मीडिया का अपने बच्चों को मारना कई वेज में सिंबलिक हो सकता है। सबसे पहले ये दोनों बेटे जेसन और मीडिया की लविंग मैरिड लाइफ के जो हैं वो क्लियर रिप्रेजेंटेशन हैं। मीडिया को लगता है कि जेसन एक दूसरी औरत के लिए उसे धोखा दे रहा है। इससे जो है वो इससे रिवेंज लेने के लिए वो आखिरी हद तक जाने की कोशिश करती है। वो उनके घर को जलाने की बजाय अपने बच्चों को सेक्रीफाइस कर देती है, क्योंकि वो उस घर में पैदा होते हैं। उसे लगता था कि ये जेसन के लिए सबसे बड़ी सज़ा होगी। इस तरह वो ख़ुद को भी जो है वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। बच्चों का मर्डर एक तरह से जो है वो फेमाइन रिवोल्ट का एक सिंबल हो सकता है, क्योंकि मीडिया अपने इर्द गिर्द मेल डोमिनेंस सोसाइटी को देखती है, इसलिए वो माँ होते हुए अपने जो है वो लड़कों को मार देती है। वो भी इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का हिस्सा हैं। इस मर्डर के से ये भी जो है वो एनालाइज़ किया जा सकता है कि ये आने वाली जनरेशन की डोमिनेंसी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किए गए हैं। इन द एंड मीडिया के जो बेटों को जो स्लैटर है वो यानी उनको ज़िबा करना किसी एक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एक्शन को शो करने के लिए सिंबॉलिक हो सकते हैं, यानी रिबिलियसनेस को प्रेजेंट किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो सिंबल वो डोर का है, द डोर। इंटायर प्ले में मीडिया के घर का दरवाज़ा बंद रहता है और जितने भी इवेंट्स और स्पीचेस होती हैं वो डोर के बाहर से ही होती हैं। यहाँ डोर एक से ज़्यादा सिंबलिज़म को शो करता है। सबसे पहले ये एक बैरियर है जो कि मीडिया और जेसन के रिलेशन के दरमियान होता है, मगर इस जो है वो बारबेरियनिज़म के लिहाज से भी देखा जा सकता है कि मीडिया एक फॉरेनर है और बाकी सब ग्रीक्स हैं, और इनके दरमियान ये डोर एक तरह से बैरियर को प्रेजेंट करता है। दूसरी तरफ ये डोर वहाँ के किंग क्रियोन के रूल्स और ट्रू जस्टिस के दरमियान भी एक तरह से बैरियर को सिंबलाइज करता है। इवन कि मीडिया ख़ुद भी स्टेज से जो है वो फ्लाइंग कैरियोट पर वहाँ से जाती है और उसके घर का दरवाज़ा यानी बैरियर को नहीं खोला जाता, यानी ये बैरियर और रुकावट कभी ख़त्म नहीं होती। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सिंबल है वो द पॉइजन क्राउन है। क्राउन एक तरह से रूलरशिप और लीडरशिप के लिए मेटाफर सिंबल का काम करता है। मीडिया किंग क्रियोन और ग्लूस पर अटैक करने के लिए पॉइजन क्राउन को चूज़ करती है। क्रियोन सिर्फ मीडिया को पनिश करता है, इस वजह से मीडिया उसे और उसकी जो है वो अथॉरिटी को ख़त्म कर देती है, और ये ही जेसन को मीडिया को छोड़ने और ग्लूस से शादी करने के लिए इनकरेज करता है। कौन करता है? किंग क्रियोन।
और जेसन को ये सफरिंग सिर्फ इसलिए हासिल होती है क्योंकि वो सेल्फिश हो जाता है और अपनी वाइफ को छोड़ देता है। ये पॉइजन क्राउन मीडिया को उसके ग्रैंडफादर हॉलिस ने लाकर दिया था क्योंकि वो सन गॉड हैं, और इस क्राउन में जो है वो पावरफुल पॉइजन रेज होती हैं जिसकी वजह से ग्लूस और करियोन की मौत हो जाती है। ये पॉइजन क्राउन वहाँ के अनजस्टिस और उनकी अनजस्ट रूलिंग और पोल्यूटेड रॉयल्टी को प्रेजेंट करता है। जो नेक्स्ट सिंबल हमें नज़र आता है वो चीमर्स का है। चीमर्स एक मिथिकल क्रिएचर होती है, जैसा कि जो है वो ग्रिफियंस जिसका सर और विंग्स उकाब की और बॉडी जो है वो लाइन की होती है, वो ग्रिफियंस वगैरह है। ऐसी क्रिएचर्स मुख्तलिफ जानवरों की बॉडी पार्ट से मिलकर बनती हैं और इन्हें जीबुल जो है वो खलकत कहा जाता है। ग्रीक मैथोलॉजी में जब चिमर्स एक फायर ब्रीथिंग फीमेल, यानी जब वो सांस लेगा तो आग निकलती है, जैसे जो है वो ड्रैगन्स करते हैं। आपने एक सीज़न देखा होगा गेम ऑफ थ्रोन, उसके अंदर जो ड्रैगन्स हैं जब वो बोलते थे तो आग निकलती थी। सेम एज इट इज़ जो है वो चिमर्स हैं, वो जब सांस भी लेते हैं, जब ब्रीथिंग करते हैं तो वो आग निकलती है। जिसका हेड जो है ये चिमर्स का वो लाइन का है, जिसे गोट का, और सरपेंट टेल यानी अर्जदा जैसी है, ये फीमेल मॉन्स्टर है। इस तरह के क्रिएचर्स में इनके खुद के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। ऐसा लगता है कि सब जानवर एक साथ हालत जंग में हैं। मीडिया के लिए ये फिगर बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो खुद भी चीमर्स की ही एक किस्म से तल्लक रखती है। मीन्स उसके अंदर भी एक ह्यूमन, डिवाइन, मदर, ग्रीक, बार्बियन, ये सारी खसूसियत हैं, और एक मर्डर वगैरह की खसूसियत भी शामिल है। वो एक ह्यूमन है, इसके साथ वो एक डिवाइन है, फिर वो मदर है, फिर वो एक ग्रीक पर्सन है, और उसको बार्बरियन भी कहा गया है, और वो एक मर्डर भी है, वो एक सॉर्टरर भी है। इस तरह मीडिया इसको चीमर्स के साथ सिम्बलाइज किया गया है, इसलिए उसके ग्रैंडफादर ने एक फ्लाइंग चैरियट के ड्रैगन की शक्ल का एक चीमरा के हाथ उसको भेजा ताकि वो मीडिया को वापस एथेंस में ला सकें। ऑन द होल मीडिया जो है वो फिज़िकली एक मुकम्मल चेमर नहीं थी, मगर उसके करैक्टर में हमें चेमरस की करैक्टरिस्टिक्स नज़र आती हैं। वो एक मिक्स्ड पर्सनैलिटी की हामिल होती हैं जिसे आसानी से डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। तो ये था ओवरऑल आज का हमारा प्ले, जिसमें हमने मीडिया को, उसके करैक्टर को, मीडिया के प्ले को अच्छे से देखा पढ़ा, जिसे यूरिपिडीज ने लिखा था, और इसने वुमेन के करैक्टर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, और जो हमारी वुमेन प्रोटैगनिस्ट है उसको इस तरह जो है वो प्रेजेंट किया है। ऑल्दो वो मर्डर करती है लेकिन फिर भी ऑडियंस जो है वो उसके साथ सिंपथाइज़ होती है, उसके इमोशंस को, उसके पेन को, सब कुछ फील करती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके तमाम क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपसे यही कहना है कि कमेंट लाजमी कीजिएगा, फीडबैक होना ज़रूरी है ताकि इससे जो है वो इम्प्रूवमेंट आ सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।